हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था असाध्य वीणा में कि किस तरह से प्रियंवद है वो केशकमली, उसको साधने से पहले है किरीट वृक्ष के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, समर्पण अर्पित करता है, उसकी याद में खोता है, उसकी साधना करता है। तो उसमें उसने बताया किस तरह से वहाँ दिन होता है और किस तरह से वहाँ रात होती है। आगे किस तरह से वहाँ शरद ऋतु में अगर बरसात होती है तो शरद ऋतु किस तरह की आती है, और अगर बरसात होती है तो किस तरह से उसके वृक्ष पर वृक्ष के पत्तों पर है बूंदें टपकती हैं, किस तरह से झरने बन जाते हैं। और अब आगे है वो करते हैं, फिर याद करता है, स्मरण करता है कि भरे शरद के ताल लहरियों की सरसर ध्वनि, कुंजों का क्रेकार, कांद लंबी टिटिभकी, पंख युक्त सायक सी हंस बलाका, चीड़ वनों में गंध अंध उन्मद पतंग की जहाँ तहाँ टकराहट, जल प्रताप का प्लुत एक स्वर, झिल्ली दादुर कोकिल चातक की झनकार, पुकारों की यति में संस्कृति की साएं साएं। यहाँ ध्यानमग्न प्रियंवद है, वो वीणा एवं किरीट के वृक्ष को लक्ष्य कर मन ही मन अपने भावों को उनके प्रति समर्पित करता है और कहता है कि प्रियंवद कहने लगा कि भरे शरद के ताल लहरियों की सरसर ध्वनि। मुझे वह घटना अथवा प्रसंग याद है जब शरद ऋतु में जल से लबालब तालाबों में हवा चलने से पानी की लहरें सरसर ध्वनि करती थी। भरे शरद के ताल यानी तालाब शरद ऋतु में भरे हुए थे, लहरियों की सरसर ध्वनि, और लहरें हैं वो सरसराहट के साथ ध्वनि करते हुए बह रही थी। कुंजों का क्रेकार, और वहाँ कुरज पक्षी अपनी लंबी क्रेकार छोड़ते थे यानी लंबी आवाज़ निकालते थे, और टिटिब की कर्ण कटु ध्वनि सुनाई देती थी। टिटिब एक पक्षी होता है, उसकी कहते हैं कांद लंबी, उसकी पक्षी की आवाज़ बड़ी कर्कश आवाज़ है, वो कर्ण कटु आवाज़ है, वो सुनाई देती थी। पंख युक्त सायक सी हंस बलाका, और हंसों के समान वहाँ सायक सी यानी हंसों के समान, बलाका बगुलों की पंख युक्त, तो यहाँ वहाँ पर हंसों के समान बगुलों की पंखों युक्त तीरों के समान उड़ती थी। यानी उसकी वहाँ पर सफ़ेद रंग के बगुले होते हैं और सफ़ेद रंग के ही हंस होते हैं, तो हंसों के समान वहाँ पर बगुलों की पंक्तियाँ हैं वो वहाँ उड़ती रहती थी, तीर पर किनारे पर उड़ती रहती थी। चीड़ वनों के में गंध अंध उन्मद पतंग की जहाँ तहाँ टकराहट, चीड़ के वनों में सुगंध से अंधे अर्थात उन्मद पतंगे जहाँ तहाँ टकराते रहते थे। जल प्रपात का प्लुत एक स्वर, और झरने के पानी के गिरने का झरझर स्वर उभरता रहता था, यानी झरना भी है वो अपनी आवाज़ के साथ में बहता रहता था। झिल्ली दादुर कोकिल चातक की झनकार, पुकारों की यति में, और आगे वो कहते हैं इस प्रकार ही झिल्ली मेंढक कोयल चातक की झनकार रूपी संगीत की मधुर यति से संस्कृति की साएं साएं और सब और अति रमणीयता रहती थी, और समस्त सृष्टि में साएं साएं का व्यक्त शब्द गूंजता रहता था। यानी तुम्हारे आसपास एक किरीट वृक्ष इस तरह का वातावरण था जिसमें इस तरह के पक्षी तालाब शरद ऋतु में हैं वो दिखाई देते थे। अब वो फिर कहते हैं कि मुझे और क्या याद आ रहा है। हाँ, मुझे स्मरण है दूर पहाड़ों के काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिंगाड़ रहा हो यूथ, घर घराहट चढ़ती बहिया की, रेतीले कगार का गिरना छप छप छड़ाप, संझा की फुफकार, तप्त पेड़ों का अररा कर टूट टूट कर गिरना, ओले की करी चपत, जमे पाले से तनी कटारी सी सूखी घासों की टूटन, ऐंठी मिट्टी का स्निग्ध घाम में धीरे धीरे रिसना, हिम तुषार के फोए धरती के घावों को सहलाते चुपचाप, घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मंद्र गूंज अनुगूंज, सांस खोई सी धीरे धीरे नीरव। यानी इस तरह का प्राकृतिक दृश्य उसने स्मरण किया प्रियंवद ने। वो फिर कहता प्रियंवद अपने मन ही मन में कहने लगा कि मुझे उन प्राकृतिक घटनाओं का पूरा स्मरण है। उस समय हिमालय पर्वत के भूभागों में काले बादलों की उमड़ घुमड़ इस तरह होने लगी थी मानो वे काले काले विशाल हाथियों के झुंड हों, और
तीव्र स्वर में चिंगाड़ रहे हों, क्योंकि बादल बहुत जब उमड़ घुमड़ कर आते हैं तो गर्जना करते हैं, तो ऐसा लगता था वो काले बादल है वो हाथियों का झुंड हो और ज़ोर ज़ोर से उनका गर्जना करना है, वो मानो हाथी चिंगाड़ रहे हों। मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि जब पहाड़ी प्रदेश में तीव्र वर्षा के कारण जल प्रवाह वाले झरने, नदियाँ घरघराहट के साथ बहने लगते थे, यानी घनघोर आवाज़ करते हुए बहने लगते थे, और उनके वेग से रेतीले ऊंचे तट छट छड़ाप के स्वर के साथ गिरने लगते थे। यानी कहते हैं ना, हम पर्वत कट जाते हैं, मिट्टी कट जाती है जब पानी का बहाव होता है, तो जब वो पानी का बहाव तेज हुआ तो रेतीले उसके किनारे किनारे बसे रेतीले जो थे पड़ाव, वो सारे ही रेतीले जो पहाड़ थे वो मानो छड़छड़ाप की आवाज़ के साथ ही वो गिरने लगते या टूटने लगते। भाव यह है कि जल प्रवाह की तीव्रता से नदियों के, जो मैंने पहले कहा था, तटीय भाग होते हैं उनके किनारे वो टूटने लग जाते हैं। और आगे वो फिर कहते हैं कि संध्या के समय सारा वातावरण, प्राकृतिक वातावरण अति प्रखर और उमस वाला हो जाता था और ओलों की तेज वर्षा भी हो जाती थी। उन ओलों का प्रहार किरीट वृक्ष पर जोरदार चपत के समान पड़ता था, यानी जैसे किसी ने चांटा मारा हो, इस तरह से आवाज़ करता हुआ वो ओले पड़ते थे। कभी ऐसा भी होता था कि रात में पाला जम जाता था और सुबह होते ही पाले की परतें पैनी कटारी की तरह दिखाई देती थी। जब पाला पड़ता है सर्दी ऋतु में और सुबह उठते हैं तो हम पत्तियों पर वो ऐसी तीखी तीखी तलवार नुमा है वो अपनी आकृति छोड़ देती हैं। दिन में मध्यम धूप के प्रकाश में पाले से ऐंठी हुई मिट्टी धीरे धीरे तपने लगती थी और उससे पिघला हुआ पाला रिसने लगता था। तब बर्फ और पाले के छोटे छोटे फोहे धरती पर चुपचाप गिरने लग जाते थे और जिसके गिरने का मंद स्वर सुनाई देता था। कभी कभी पर्वतीय घाटियों में चट्टानों की खिसकने और टूटने का शब्द गूंजता रहता था और उससे होने वाले भयंकर शब्द की प्रतिध्वनि गंभीर रूप में सारे पर्वतीय भाग को कंपाती रहती थी। यह प्रतिध्वनि धीरे धीरे इस तरह शांत हो जाती थी जैसे सांस धीरे धीरे कम होकर समाप्त हो रही हो। भाव यह है कि समय परिवर्तन के साथ हिमालय पर्वत के प्राकृतिक परिवेश में अनेक घटनाएं अपने आप में घटित होती रहती थी और फिर किरीट तरु उन प्राकृतिक घटनाओं का साक्षी बन जाता था या बना रहता था। तो ये इन्होंने शब्द योजना में एक बिंब विधान है वो शब्द योजना में खींचा है अपने, और अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है किस तरह से, पहले बताया था वहाँ दिन होता है, रात होती है, फिर शरद ऋतु बताई, वर्षा ऋतु बताई। अब वो फिर चलेंगे आगे, याद करेगा वही प्रियम वध, किसको याद करेगा वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।